नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 100 साइंस जीके के क्वेश्चंस। साइंस के वो प्रश्न जो बायोलॉजी से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आपके लिए कराए जा रहे हैं। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को रीड डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक लिंक को ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारी ये मेहनत और आगे भी बढ़े। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दालचीनी पेड़ की छाल जो है मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन का पेड़ आंशिक मूल परजीवी है। चंदन का पेड़ अपने आसपास के पेड़ों की जड़ों से उनके पोषक तत्वों को चूसकर खींचकर अपना सेवन करता है, इसीलिए उसे आंशिक मूल परजीवी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पादप उभयलिंगी पादप कहलाते हैं, जिनसे नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्पों की उत्पत्ति होती है। पत्ती के लाल, नारंगी या पीले रंग के कारण होने का क्या है? तो कैरोटीनॉइड इसका प्रमुख कारण है कि पत्तियों का रंग हरे से चेंज होकर लाल, नारंगी या पीला हो जाता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा ये सब किस प्रकार के परिवार पादप से संबंधित हैं? तो ये 3 पादप परिवारों से संबंधित हैं, जिसमें गेहूं, जौ ये दोनों एक ही परिवार से संबंधित हैं। नींबू और नारंगी ये एक ही पादप से संबंधित हैं, और राई और बाजरा ये एक पादप से संबंधित हैं। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे लंबी घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनिया के पेड़ में उपयोगी अंश क्या होता है? तो धनिया के पत्ते और उसके सूखे फल बहुत ही उपयोगी अंश होता है, जो हम अपने घर में रेगुलर यूज करते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा, इसी को रतन ज्योत भी कहा जाता है, जिससे बायोडीजल या जैव ईंधन प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवले को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि आंवले का उपयोग कई दवाओं से लेकर कई हर्बल प्रोडक्ट बनाने के और उपचार के रूप में भी किया जाता है। बायां धमनी चाप इनमें से किस में दिखाई देता है? तो बायां महाधमनी चाप इनमें से स्तनपाइयों में दिखाई देता है। लिटमस किससे प्राप्त करते हैं? तो लिटमस एक लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन किस किस से मिलकर बनता है? कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं? तो चावल की फसल में एजोला एनाबीना, जो कि एक प्रकार की शैवाल है, जो कि पानी में या दलदली जगहों पर पाई जाती है। और धान की खेती में आपको पता ही है कि पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो वहाँ पर यह शैवाल उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन, नेत्रजन का मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन हैं? तो वो सहजीवी जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जड़ें धनात्मक भूयानुवर्तक होती हैं, यानी कि जड़ें जमीन के अंदर अंदर की ओर बढ़ती हैं, ये कथन कैसा है? तो अधिकांशतः ऐसा देखा गया है, बहुत कम पेड़ों में देखा गया है कि ज़मीन से बाहर जड़ें आती हैं, जैसे गन्ने में, मक्के में, बरगद में, लेकिन अधिकांशतः जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर की ओर ही बढ़ती हैं। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल ये तीनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे ऑक्सीजन गैस बनती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अगर आपको पता है तो शेयर करिए। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वॉटसन और क्रिक ने मिलकर डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को सबसे पहले प्रस्तावित किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाती है? तो लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है।
लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80% से अधिक सेल में या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल जो है 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण अंतर होता है। गोल्जी काय का प्रमुख काम क्या है? तो स्त्रावण करना, हार्मोन रिलीज करना, स्त्रावण करना गोल्जी काय का प्रमुख काम है। एक काष्ठीय पौधे का मतलब होता है जिस पेड़ से लकड़ी प्राप्त होती है, कि आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। होता तो वैसे सब में यही है। संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो पानी जो है जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है पौधों में। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इन शॉर्ट ये कहें तो जाइलम के खोज से कौन वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं? क्योंकि जाइलम ही पौधों में पानी लेकर जाता है। तो जेसी बोस इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कौन है? तो समुद्र या सागर संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता कहलाएंगे? तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? तो वायु पर्यावरण का एक अजैव अवयव है। जीवन तो नहीं है वायु में, लेकिन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है वायु। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित हैं? तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित टेक्निक जो है हाइड्रोफोनिक्स कहलाती है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% के अनुपात में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र होना चाहिए। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर होते हैं? तो वे यांत्रिक मदद के लिए, मतलब उनको खड़े होने के लिए सहारा चाहिए, तो वो कहलाते हैं एपीफाइट, जैसे बेल वगैरह। पादपालय फाइट्रोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। मतलब एक प्रकार से कहें तो आप उसको, जैसे किसी पादप को आपको नमी में उगाना है तो उसको नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव कर सकते हैं। जैसी आपके पास स्थिति है उस स्थिति में पौधों को आप उगा सकते हैं, तो वो पादपालय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि जिसे आप कहते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय में ही पुष्पित होते हैं, कारण क्या है? तो मरुस्थल में उगने वाले अधिकांश पादप रात के समय में ही पुष्प अपने खिलाते हैं। मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं जिससे उन्हें परागण में मदद मिलती है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनेल्स नाम के वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्मों और पालतू पशुओं की नई किस्म या नई नस्ल विकसित करना, इसके द्वारा संतुलन वो जीवमंडल में बनाए रख सकता है। सामाजिक वानिकी क्या है? तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी है, कि आप पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति को संतुलन रख रहे हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में भारत में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो जलमंडल पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कैसे निरूपित करेंगे? तो जल जीवनशाला, एक प्रकार से आपके घर में जो फिश एक्वेरियम है वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो कैसे होते हैं, जो संकटापन्न होते हैं उनके बारे में रेड डाटा बुक जानकारी देती है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो वन उन्मूलन, मतलब वनों की कटाई पारिस्थितिकी के असंतुलन का प्रमुख कारण है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो मानव की गतिविधियां प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है। वैश्विक विरासत का वन कौन से वन माने जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो हैं वैश्विक विरासत के वन माने जाते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? तो पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो पौधों में होता है फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। चिपको आंदोलन का मूल रूप किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई को लेकर चिपको आंदोलन चला था, जिसमें वनों से लिपट जाते थे लोग, उनको एक प्रकार से गले लगा लेते थे। वनों को मतलब कहने का यहाँ पर मतलब है पेड़ों से, और जिससे लोग पेड़ काट नहीं पाते थे, तो वही था चिपको आंदोलन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कैसे होते हैं? तो जो पर्यावरण दृष्टि से मैत्रीपूर्ण होते हैं, इको मार्क उनको दिया जाता है। ओजोन की कितनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? मतलब कितनी ओजोन अगर धरती पे आ गई और हमारे शरीर से टच हो गई तो हमारे लिए त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे। तो 9.0 ppm ओजोन अगर पृथ्वी पर आ जाती है तो इससे त्वचा संबंधित रोग हो जाएंगे। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? तो वाटर हायांसिस, जिसको आप जल कुंभी के रूप में जानते हैं, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। यदि विश्व के सभी पादप पेड़ पौधे मर जाएं तो सभी पशु किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो पेड़ पौधे मर जाएंगे तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी? तो बिना ऑक्सीजन के सब मर जाएंगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या बोलते हैं? तो इस संरक्षण को स्वस्थाने बोलते हैं। मान के चलिए आपने कोई पर्टिकुलर पेड़ लगाया और उसको उसी स्थान पर संरक्षित कर दिया, आने वाली उस पेड़ की प्रजातियां उसी स्थान पर फल फूल रही हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ हो गई स्वस्थाने। एक पादप विविधता को आपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर दिया कि हाँ भाई ये पेड़ यहीं पर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? तो वन को काटने के कारण जड़ें जो है मिट्टी की पकड़ छोड़ रही हैं, तो थोड़ी सा भी पानी गिरता है या कुछ भी होता है तो मिट्टी खसकने लगती है। तो मृदा अपरदन पेड़ों को काटने का सबसे अधिक प्रभाव दिखा रहा है अपना। चारण आहार श्रृंखला में, चरने वाली आहार श्रृंखला में आधार तल पर कौन जीव होते हैं? तो आधार तल पर पौधे होते हैं, घास होते हैं, उत्पादक होते हैं, क्योंकि उत्पादक ही होते हैं ना वो, तो फिर उनको जो खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः कौन सा संबंधित संगठन है? तो नीरी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एनवायरमेंट के लिए काम करने वाली ये संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वैसे ही तो मैंग्रोव वन जल में है, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, पानी का स्तर बढ़ेगा, जल में डूबे हुए पेड़ पौधे और अधिक जल में डूब जाएंगे, तो दिक्कत क्या हो जाएगी? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाते हैं। जहां पर जल विविधता और थल विविधता दोनों आकर मिल रही है तो वो जगह क्या हो जाएगी? इकोटोन। मतलब जो भिन्न समुदाय, दो भिन्न समुदाय, एक तरफ जलमंडल और दूसरी तरफ थलमंडल, दोनों जिस जगह पर आकर मिलेंगे उस जगह पर पाई जाने वाली वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जानवर, जंतु वगैरह वो क्या कहलाएंगे? इकोटोन में रहने वाले कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीबिया क्या बनाता है? तो एम्फीबिया जल और थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं, जैसे मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन से पशु का बना था? तो ये भेड़ का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे वो किस पे मदद करती हैं? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। मल में शुष्क रूप से त्याग करने से उनके शरीर में जल की हानि नहीं होती है, वैसे ही रेगिस्तान में जल पूरी तरीके से नहीं मिल पाता तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसको अपने हिसाब से अनुकूलन के दायरे में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णिकी लवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। ड्यूगोना नामक समुद्री जीव जो कि एक विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो ये स्तनधारी जीव की कैटेगरी में आता है। जो बेबी बॉर्न करते हैं वो स्तनधारी होते हैं और जो अंडे देते हैं वो अंडज कहलाते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? तो कीवी उड़ नहीं सकता, न्यूजीलैंड में पाया जाता है और पक्षी का दर्जे में आता है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन जो है अंटार्कटिका में बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है कौन सा है? उसे कहते हैं ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या? टाइगर का। कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। टाइगर मतलब बाघ का, सॉरी शेर अलग हो जाएगा, बाघ अलग हो जाएगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में क्या पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल निकलता है स्तनपायी जो मूत्र उत्सर्जन करते हैं उसमें। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त में जमने ना देने वाला हेपेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच का संयोजक कड़ी थी? तो सरीसृप और पक्षी, रेंगने वाले और पक्षी, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो आर्कियोप्टेरिक्स जो पहले समय में पाए जाते थे। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व करते हैं? तो डाइटम का प्रयोग डूबने से हुई लोगों की या जीवों की मृत्यु का पता लगाने में करते हैं। मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो मैमथ हाथियों के पूर्वज हैं। मैमथ हाथी बहुत विशाल हुआ करते थे। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। एक प्रकार से दुर्गंध युक्त स्त्राव करते हुए जो कीड़े आगे बढ़ते हैं जिससे दूसरे कीड़ों को उनकी जानकारी का आभास हो सके, वो होते हैं फेरोमोन्स, है ना। तो वो किस में पाए जाते हैं? कीड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी मछली, भारत में क्या विश्व में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो प्राइमेट का यहाँ पर अर्थ है बांदरों की प्रजाति, जिसमें गोरिल्ला जो है मानव का आधुनिक निकटतम संबंधी समझा जाता है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो उनके वातक तंत्र होते हैं। जैसे मान के चलिए ये कीड़ा है, ठीक है, ये इसका पेट है, ये पैर है, ये जो निकले रहते हैं ना इसमें ट्रेंटिकल्स जिसको बोलते हैं, ट्रेकिया, वातक तंत्र, इससे कीड़े सांस लेते हैं। कौन अंडे देता है? सीधे बच्चे नहीं, तो एकिडना, देखने में है ना ये छोटा सा एक प्रकार से जानवर है, छोटा सा है जिसका मुंह बतख जैसा लगता है और ये अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे नहीं देता है, अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रित कर सकते हैं? तो गैम्बूजिया मछली की एक प्रजाति है जिसको छोड़ने से तालाबों में मच्छरों की जो लार्वा होते हैं उनको वो खा जाती है और मच्छर नहीं पनप पाते हैं। मधुमक्खी के पुंब धुप ड्रोन कैसे होते हैं? तो जनन क्षम नर में मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं जिससे वो उड़ती है और अपनी दिशा का ज्ञान कर पाती है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, तो पक्षी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक जो दांत होता है, हमारे मुंह में भी कृंतक, चवरणक, ये सब दांत की कैटेगरी होती है। तो हाथी का जो सेकेंडरी कृंतक दांत होता है वो दांत बाहर निकल के गजदंत के रूप में बनता है। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया है? तो पक्षियों के लिए, उनके विकास को पता करने के लिए डार्विन फिशिंग का प्रयोग किया गया है। विलापन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? तो ढोल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्म बैंक। यहाँ पर क्या है, जो भी विलुप्त हो रहे हैं उनका एक प्रकार से कहें तो DNA रख लें या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिससे उनके संरक्षण को हम आगे यूज़ कर सकें, इसके लिए ये बैंक है जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है। संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ संरक्षण। हर प्रजाति का एक सैंपल इनके पास रहता है कि कभी भविष्य में अगर रिसर्च करना पड़े तो उसके सैंपल से वो रिसर्च हो सकती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन साइंस बायोलॉजी के, वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल पर दिन भर में सिर्फ 4 वीडियो अपलोड होते हैं, जिसमें सुबह 6 बजे लाइव क्लास होती है, रात में 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। एक वीडियो 10 बजे मिलेगा, एक वीडियो शाम को 7 बजे मिलेगा। हर दिन नए क्वेश्चंस, नए सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन वीडियोस के लिए ऑल एग्जाम गाइड गुरु होम पेज पर क्लिक करो, डायरेक्ट वीडियो की प्लेलिस्ट, डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंचोगे आप, जहां पर आपको हमारे दूसरे चैनल की भी लिंक मिलेगी, जिस पर हम मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं। ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 चैनल का नाम है। 1 मिनट 1.5 मिनट के मोटिवेशन वीडियो बनते हैं, उसको भी ज़रूर देख लेना। और लिंक अगर ना मिल रही हो तो हमें कमेंट करो, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है। आप सभी से निवेदन है, समझदार हैं आप। शेयर ज़रूर कर देना वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, जिससे हमारी ये मेहनत पहुँचे, क्योंकि सपोर्ट चैनल को आप ही ने किया है, आपको ही करना है। आप ही की दुआ से इतना 1 मिलियन पर आए हैं, आप ही की दुआ से आगे जाना है, तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।